हाँ तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.8। यहाँ पे भी एक ट्रांसफर फंक्शन का हमारे पास एक और नया मेथड है। वो कह रहा है कि इसको आपने क्या करना है, सिंगल नोड की मदद से करना है विया ट्रांसफॉर्म मेथड से, यानी कि इसको ट्रांसफॉर्म पहले करना पड़ेगा। टाइम डोमेन से हमें इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में फेंकना पड़ेगा पहले, सबसे मेन बात क्वेश्चन की। वो कह रहा है कि रिपीट कीजिए। आप देखें इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रिपीट एग्जांपल 2.6। यहाँ पे भी देखो बच्चों वो चीज़ नहीं मेंशन जो फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे हम इसको ही निशाना बनाएंगे, यानी कि हम वीसीटी ही निकालने वाले हैं। मेन चीज़ वैसे यही बुक वाले ने भी निकाली हुई है। तो देखो वो कह रहा है कि रिपीट करें एग्जाम्पल 2.6 को, लेकिन आपने नोडल एनालिसिस टेक्निक का भी इस्तेमाल करना है, और विदाउट राइटिंग इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखनी। बच्चों ऊपर आपको कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना, ऊपर कभी नहीं बताया जाएगा कि ये इस तरह से हल हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो इक्वेशन ऊपर ये आपको लिखा गया ना, ये तो एक स्टेटमेंट आपको वैसे बुक वाले ने बताई हुई है समझाने के लिए। आपको बस ये स्टेटमेंट दी जाएगी और ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम्स में से दिया जाएगा, लेकिन ऐसे भी कभी कभार आ जाते होते हैं, क्योंकि उस्ताद बच्चे को जमाना चाह रहे होते हैं पेपर में और उनका कोई मकसद नहीं होता। तो लिहाजा सबसे पहला काम जब ऐसा कह दिया जाए ना कि विदाउट राइटिंग इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने समझ जाना है, आपने सर्किट को ड्रा करना है लैप्लास डोमेन में, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो हम इन सब की बच्चों, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक इंडक्टर की इंपीडेंस किसके बराबर है, इनकी इंपीडेंसेस ले लेनी है, ठीक है। समझ आ रही है ना मेरी बात की, है सॉरी सी है मैंने लिखा नहीं हुआ। तो इनकी इंपीडेंसेस किसके बराबर होती है, देखें एक इंडक्टर की इंपीडेंस बराबर होती है एस एल के रेजिस्टेंस की जो इंपीडेंस है वो आर ही होती है, ठीक है। जबकि जो कैपेसिटर होता है उसकी इंपीडेंस बराबर होती है 1/SC के, ठीक है। तो इन सब से आपने रिप्लेस कर देना और ये सारे फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाएंगे, एस से प्रेजेंट किया जाएगा इनको। देखो ये आ गया अपना इंडक्टर, बट इसकी इंपीडेंस लिखी जाएगी ना कि इंडक्टेंस, जो कि इंपीडेंस क्या है एस एल। मजीद आगे बढ़ते हैं तो ये रेजिस्टेंस आ जाती है आर, मजीद आगे गए तो ये कैपेसिटेंस आ जाती है सी, जिसको हम क्या लिखेंगे 1/SC, क्योंकि हमने इसकी क्या लिखनी है इंपीडेंस। और साथ में इसके वोल्टेज जो बच्चों मेंशन होंगे वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होंगे, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको कैपिटल वी से प्रेजेंट करोगे और साथ में टाइम की जगह एस प्रेजेंट कर दिया जाएगा ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। और यही ऐसे ही आपकी बच्चों इनपुट जो वोल्टेज सोर्स है वो भी ऐसे ही प्रेजेंट होगा V(S). ओके हो गया, तो ये आपका सर्किट बन गया। अब उसने कहा हुआ है बच्चों नोडल एनालिसिस टेक्निक से करें। मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, नोडल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है नोड को वेरीफाई करना। व्हाट इज नोड बच्चों, मुझे नहीं पता बुक वाले की क्या टेक्निक है या आपके सर की क्या टेक्निक है, मैं आपको अपनी टेक्निक बताता हूँ। अगर आपको ये सही लगती है तो आप इसको जस्ट फॉलो करो, ठीक है। कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। मेरी टेक्निक ये है, मैं कहता हूँ कि नोड एक ऐसा पॉइंट है जो यानी कि दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक पॉइंट पे आकर टच करवाता है, मतलब कि कनेक्ट करवाता है। अब देखो ये जो कैपेसिटर है और इस रेजिस्टर के दरमियान एक कॉमन पॉइंट है, यानी यहाँ पे ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इसको नोड कहा जाएगा। दिस इज कॉल्ड बाइनरी नोड अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। इसको मैं बाइनरी नोड कहता हूँ, जहाँ पे दो चीज़ें अटैच होती हैं, और जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच हो उसको मैं कहता हूँ हायर नोड, ठीक है। और जहाँ पे इससे ज़्यादा यानी कि तीन से ज़्यादा वायर्स अटैच हों, तीन से ज़्यादा चीज़ों की, उसको मैं कहता हूँ सरफेस नोड। दिस इज़ माई डेफिनेशन। दिस इज़ नॉट अ वैलिड डेफिनेशन, बट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ दिस इज़ अ वेरी इजी डेफिनेशन, ठीक है। यानी कि ये जुगाड़ी तरीका है। तो लिहाजा अब आप इसको देखें, हमने मालूम क्या करना है, मैंने आपको बताया कि उसने नहीं यहाँ पे मेंशन किया हुआ। मैं यही कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे भी हमने VC(S) ही निकालना है, ठीक है। मेरा यही है, यहाँ पे भी अंदाज़ा क्या बुक वाले ने भी यार यही निकाला हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें ये हमारा नोड 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि हम वो वाले बच्चों नोड लेंगे जो हमारे काम के हैं, ठीक है। नोड तो काफ़ी सारे हैं, देखो एक ये नोड है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे नोड बनेगा बाइनरी नोड, उसके बाद तीसरा यहाँ पे नोड बनेगा और चौथा यहाँ पे नीचे, क्योंकि सबके दरमियान एक एक कॉमन पॉइंट है, तो 4 बाइनरी नोड होंगे। लेकिन हम कौन से नोड लेंगे, तो ये हमारा नोड 1 है। तो बच्चों यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे वोल्टेज कौन से आएंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं कोई भी वोल्टेज ले लेता हूँ, लेट से V1 ले लेता हूँ, V2 ले लेता हूँ, तो ये हमारा V1 वोल्टेज आ गया। ओके ठीक है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल V1 ही हम वैसे लेते होते हैं, नोड 1 यही होता है ना, जोन सा नोड होता है उसके अकॉर्डिंग नेम दे देते हैं। ये हमारे V1 है। अब ये किसके इक्वल होंगे मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखें अब आपको पता है बच्चों, जहाँ पे भी आपने अपना यानी कि क्या करना हो, नोडल एनालिसिस लगाना हो, वहाँ पे KCL टेक्निक भी चलती है, क्योंकि KCL ही तो लगना है वहाँ पे। तो लिहाजा उसके लिए हमें एक ना एक पॉइंट को ग्राउंड करना पड़ता है, यानी कि एक ना एक नोड को ग्राउंड करना पड़ता है, अदरवाइज हमारी जो करंट है वो फ्लो नहीं करती।
तो बच्चों अब मैं ग्राउंड किसको करूंगा, ग्राउंड करूंगा तो इसको करूंगा। देखो यहाँ पे एक नोड बन रहा है, एक इस कैपेसिटर और एक इस वोल्टेज सोर्स के दरमियान कॉमन पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, यानी ये पूरी सरफेस ही एक कॉमन पॉइंट है, कहीं पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी आप ले लो, ठीक है। ये आप इस तरह से ना मेंशन करके ऊपर 2 लिखो, यानी नोड 2, और इसको ऐसे ग्राउंड कर दो, क्योंकि फिर आप करंट मूव कर सकेगी। 2 ही नोड बच्चों काफी हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये जो वोल्टेज सेंटर में आ गए, यानी इस नोड और इस नोड के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ गया सेंटर में, चाहे ये कैपेसिटर है, हम कैपेसिटर को एक लम्हे के लिए अगर कंसीडर ना करें तो ये वोल्टेज ऐसे इन दोनों के दरमियान में है, ठीक है, वीसी ऑफ एस। तो देखो बच्चों, अगर वीसी ऑफ एस इन दोनों के दरमियान में है तो आपने एक चीज़ पे यहाँ पे ज़रा गौर करना है कि VCFS अगर इन दोनों के दरमियान में है तो आपको पता है जब दो नोड्स के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स होता है तो वो एज अ सुपर नोड के तौर पे टेक्निक लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब मैंने आपको बताया था दो नोड हो और उनमें से एक ग्राउंड हो तो फिर आपको किसी एक की वैल्यू मिलनी होती है। तो देखो जरा, जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल होगा वो वाले वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे उस नोड के, और जिस तरफ नेगेटिव पोल होगा वो वाले वोल्टेज माइनस में लिखे जाएंगे। तो ये हमारे पास देखें क्या आएगा, पॉजिटिव पोल है V1 की तरफ तो ये आगे V1 प्लस में, माइनस का पोल है 0 की तरफ तो ये आगे माइनस में, विच इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू जो कि VCFS है। तो यहां से देखो साफ पता चल रहा है कि V1 ही VCFS है। ये बच्चों मैं चाहता तो डायरेक्ट कह सकता था ये VCFS है जी, आप कर लो, लेकिन मैं एक कंसेप्ट देता हूं पहले। तो ये आगे VCFS, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसी नोड के ऊपर KCL अप्लाई करो। तो KCL क्या कहता था, सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। दिस इज द आइडिया ऑफ KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ये किरचॉफ करंट लॉ का अपना आइडिया था। तो देखो उसने कहा कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। अब इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं उन सब की हमने करंट लिखना है। देखो इस नोड के घेरे में बच्चों बस 2 वायर आ रही हैं, एक ये नीचे जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की मुझे करंट्स का पता नहीं है, तो मैं ओहम्स लॉ की मदद से, जैसा कि ओहम्स लॉ ने कहा था कि I इज इक्वल टू V ओवर R होता है। अब यहाँ पे आपके पास R तो है नहीं है, आप सिंपल आपके पास क्या है, Z है, यानी कि इंपीडेंसेज हैं, तो Z लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, अब मुझे इस वायर की करंट का नहीं ना पता, तो मैं यहाँ पे करंट को लीव करवाता हूं। तो जिस नोड में से करंट लीव करता है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। तो इस नोड के वोल्टेज क्या है, हमारे पास V1 है ना, तो उसकी जगह VCFS ही आप डायरेक्ट पुट करो, यानी कि VCFS माइनस, क्योंकि इस नोड में से करंट लीव करके गई है, मैंने डायरेक्ट उसी की वैल्यू लिखी है, VCFS माइनस। अब ये करंट इस रेजिस्टर में से गुजरी, फिर इस इंपीडेंस में से गुजरी, फिर जाके इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई, तो लिहाजा इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई तो इसके आगे वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे। ऐसे ये प्लस में तो लिखे गए लेकिन बाहर माइनस का साइन था। बच्चों अभी यहाँ पे करंट स्टॉप नहीं करेगी, क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करनी होती है। करंट उस वक्त तक नहीं रुकती जब तक वो नोड टू नोड मूवमेंट नहीं कर लेती। तो करंट यहाँ से भी लीव करेगी, जब यहाँ से लीव करेगी फिर से माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से जब लीव की तो जाके डायरेक्ट न्यूट्रल में एंटर होगी, तो आगे आ गया 0, क्योंकि नोड टू नोड मूवमेंट डन हो गया। अब रास्ते में जितनी रेजिस्टेंस आई यानी इंपीडेंस आई वो बटे में आ जाएगी, वो है बच्चों R प्लस SL। ओके उसके बाद बच्चों बात आती है अब इस वायर की, क्योंकि इस वायर का भी मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, वही टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। मतलब कि मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ बच्चों, वो लगा देता हूँ, क्या नाम है अपना, ओहम्स लॉ का फार्मूला, के यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, तो उसी वक्त करंट जब लीव करवाऊंगा आ जाएगा VCFS माइनस, ठीक है, VCFS माइनस आ गया। अब करंट यहाँ से लीव करके जा रही है, देखो पहले वो इस इंपीडेंस में से गुजरी, अब आपने इसको नहीं कंसीडर करना, इसकी इंपीडेंस को कंसीडर करना है। तो फिर ये डायरेक्ट जाके न्यूट्रल में एंटर करेगी, तो आ गया VCFS माइनस 0 और जितनी इंपीडेंस रास्ते में वो है 1 ओवर SC विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपका यानी कि मुकम्मल हो गया। ये 0 क्यों मैंने इज इक्वल टू लगाया, क्योंकि आपके सामने है बच्चों, यार सिंपल सी बात है, देखो इज इक्वल टू 0 तो आएगा ही ना, क्योंकि हमने हर वायर पे लगा दिया अपना KCL, तो इज इक्वल टू 0, कोई एंटरिंग करंट इसमें है ही नहीं थी। अब देखें, अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपको वही इक्वेशन मैं बच्चों बना के दूंगा जो इक्वेशन आपके पास प्रीवियस मेथड्स के थ्रू आ रही थी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सी बात है, इनकी जो हमारे पास पहले तो SC ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज डैट, ये रह गया बस, ये 2 टर्म्स रह गई, 0 तो खत्म हो गया ना, R प्लस SL, और ये रह गया सिंपल VCFS, और ये SC बच्चों देखो बटेगा बटा उलट के हमेशा ऊपर जाता है, तो SC SS के साथ आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखो इसका LCM जो है उससे मल्टीप्लाई दे देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो जब मैं इसके LCM से मल्टीप्लाई दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे जब इसका LCM है R प्लस SL, तो R प्लस SL जब यहाँ पे ज़रब हुआ तो ये पूरे का पूरा कट गया, ऊपर वाली टर्म्स एज इट एज अपनी जगह पे आ गई, VCFS आ गया और साथ में VFS आ गया। जब यहाँ पे अब यहाँ पे जब R प्लस SL मल्टीप्लाई हुआ तो इसके बटे में कुछ नहीं था, तो पूरी टर्म ऊपर ही ज़रब खा गई, तो ये आ गया SC इंटू R प्लस SL और साथ में बच्चों क्या आ गया, VCFS।
ओके, और इज इक्वल टू 0। अब आपने बच्चों देखो वी सी एफ एस यहाँ पे कॉमन ले लेना इन दोनों में से और वी एफ एस को उठा के दूसरी तरफ ले जाना है। तो देखो वी सी एफ एस जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रह गया, 1, और इसको उठा के हम दूसरी जानिब ले गए हुए हैं, प्लस एस सी इंटू दिस टर्म। तो देखो एस सी इंटू दिस टर्म कहने का क्या मतलब, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, या चलें आपके लिए एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, आर प्लस एस एल, ये ऐसे आ गया क्योंकि वी सी एफ एस कॉमन ले लिया गया हुआ है, और ये जो वी एफ एस है ये बच्चों दूसरी टर्म साइड पे चला गया हुआ है, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, हम क्या करते हैं बच्चों, वी एफ एस को अगर उठा के मैं इस जानिब ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, वी सी एफ एस ओवर वी एफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 रह गया ना, और बटे में ये टर्म उधर चली गई, जाके डिवाइड हो गई, तो ये आ गया देखो एस सी जब आर से ज़रब हुआ तो हमारे पास एस आर सी बन रहा है, लेकिन एस एल से जब ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा एस स्केयर एल सी। तो मैं पहले एस स्केयर को लिखना चाहता हूँ, एस स्केयर एल सी, ठीक है, और फिर एस वाली टर्म को लिखना चाहता हूँ एस आर सी, और फिर इस 1 को लिखना चाहता हूँ, यानी एक तरतीब देना चाहता हूँ। वैसे तो आपको पता ही है मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला था, ये इसके बटे में आ चुका था, 1 के बटे में, क्योंकि ये उधर चला गया और ये इधर आ गया। ओके हो गया, तो ये देखें वही टर्म बनी है बच्चों जो आपने प्रीवियस मेथड में देखी थी, बस तरीका हो रहा है, आपको समझाने के मेथड्स हैं डिफरेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।